वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 18 चारागाह व उनका प्रबंधन यानी पास्चर लैंड एंड मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग सभी जानते हो कि पास्चर लैंड जो है चारागाह यानी पुराने टाइम में गांव के आसपास में जो ज़मीन होती थी वो चारागाह के लिए छोड़ते थे गांव के आसपास में, जिसमें बरसात के मौसम में घास फूस उग जाता था। वो पशु जो है वहाँ के गाँव के पशु चरते थे वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ती गई और ज़मीन जो है वो लोगों के लिए कम पड़ती गई और उनकी आवश्यकता बढ़ती गई। जैसे मान लो गेहूँ है, ये धान है, ये उगाने के लिए ज़मीन कम पड़ गई तो उन्होंने उसमें खेती करना शुरू कर दिया और पास्चर लैंड जो है वो कम हो गई और ये आप यूँ कह सकते हो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। यानी जो चारागाह है उसमें पशु जो है प्राचीन काल से लोग उनको चराते आ रहे थे और पास्चर लैंड में या चारागाह में जो घास होती है या पेड़ पौधे लगते हैं उनको खा के पशु और उनको हरी पत्तियाँ वगैरह खा के उनको सारे प्रकार के पौष्टिक तत्व आसानी से मिल जाते थे। अच्छा, चारागाह की घासों में अन्य फसलों की अपेक्षा जो फसलें हम उगाते हैं उनके अलावा जो चारागाह की फसलें हैं या पौधे हैं उनमें प्रोटीन और क्रूड फाइबर यानी प्रोटीन बहुतायी मात्रा में होता है, लेकिन कच्चा जो तंतु है यानी क्रूड फाइबर जिसे बोलते हैं, दुष्पचनीय पदार्थ जिसे बोलते हैं, वो कम होता है। और कैल्शियम फास्फोरस जो है वो बहुतायत मात्रा में होता है। विटामिन ए जो है उसके लिए जो विटामिन ए का निर्माण करने वाला जो कैरोटीन पदार्थ होता है वो भी मात्रा उसकी घास फूस में या जो पास्चर लैंड में जो पौधे उगते हैं उनमें ज़्यादा होता है। इसी कारण इन घासों का यानी घास जो है इनका पौष्टिक मान यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो अन्य चारों की अपेक्षा अधिक होती है। अब ये तो मैंने आप बता दिया कि भारतवर्ष की जनसंख्या जो जो बढ़ी वैसे वैसे चारागाह कम होते गए, लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, आवास के लिए जगह उनकी कम पड़ने लगी, खेती बाड़ी करने के लिए जगह कम पड़ने लगी, तो उन्होंने जो है चारागाह को खेती के काम में लेना शुरू कर दिया या वहाँ पे आवास बनाना शुरू कर दिया। चारागाह जो है वो सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए कम कीमत और कम मजदूरी का साधन था। चारागाह कम होने से पशुपालन की कीमत बढ़ गई, यानी पहले पशुपालन जो है वो चारागाह में चरा के लोग पशुओं को अपना काम चला लेते थे, लेकिन आजकल के पशुपालन के लिए चारागाह तो रहे नहीं, इसलिए पशुओं को पालने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब इसीलिए जो है ना मनुष्य अब जो चारागाह के कुशल प्रबंधन के बारे में सोचने लगा कि भाई चारागाह का प्रबंधन हम कैसे करेंगे ताकि हमें चारा जो है सस्ती दर पे और अच्छी क्वालिटी का मिल सके। अब हम देखते हैं चारागाह की परिभाषा क्या है। यानी बड़े बड़े मैदान जो है जिन पर घास जो है या तो उगा देते हैं या वो अपने आप प्राकृतिक रूप से उग जाती है, उनको हम चारागाह बोलते हैं। यानी बड़े बड़े मैदान जहाँ पे चारा जो है चारे वाली घास फूस या फसलें जो या तो हम उगाते हैं या वो प्राकृतिक रूप से अपने आप उग जाते हैं, जैसे पशु चरते हैं, उसको चारागाह बोलते हैं। अब चारागाह के अच्छा चारागाह है उसके क्या लाभ हैं ये हम पढ़ेंगे। यानी जो अच्छा चारागाह है उसके क्या लाभ हैं। यानी चारा उगाने में एक तो ऐसा चारागाह के लाभ ये है कि एक तो कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है चारा उगाने में, दूसरा देखभाल भी कम करनी पड़ती है, चारागाह में कम कीमत पर चारा उपलब्ध हो जाता है। वेल स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे चारागाह के बारे में, यानी अच्छा चारागाह के क्या लाभ है। तो उसमें हमने देखा कि चारा उगाने में कम मेहनत की आवश्यकता होती है, देखभाल भी कम करनी पड़ती है, चारागाह में कम कीमत पर चारा उपलब्ध हो जाता है, उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। यदि वैसे देखा जाए तो चारागाह में उर्वरक की आवश्यकता होती ही नहीं है। कम कीमत पर लगभग संपूर्ण खाद्य पदार्थों की पूर्ति प्राकृतिक रूप से हो जाती है। पशु जब चारागाह पर चरते हैं तो
उनका व्यायाम अपने आप ही हो जाता है, यानी पशु स्वस्थ रहता है, अतिरिक्त व्यायाम कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पशुओं को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलता है। पशुओं को अधिक पौष्टिक उत्पाद या तत्व पदार्थ चारे से अपने आप मिल जाते हैं। पशुओं में प्रजनन संबंधी व्याधियाँ कम होती है। जो पशु मतलब जैसे बार बार बोलते हैं, कम बोलते हैं, वो व्याधियाँ नहीं होती है। पशुओं में बरसात के मौसम में अधिक मात्रा में प्राकृतिक रूप से चारा उपलब्ध हो जाता है, जिससे अतिरिक्त चारे की अच्छी क्वालिटी की है और साइलेज बना सकते हैं। यानी बरसात के मौसम में चारा जो है वो पशु चरने के बाद में भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच जाता है, उससे हम साइलेज और हे बना सकते हैं। पशुओं में डेफिशिएंसी डिजीजेज यानी कुछ तत्वों की कमी वाले रोग जो होते हैं वो कम होते हैं, यानी अन्य बीमारियां भी कम होती है। ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम नहीं होती, क्योंकि पशु जब चरते हैं तो वह मल मूत्र वहीं त्याग करते हैं, जिससे चारागाह की भूमि पर उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो ये कुछ चारागाह के लाभ थे। अब हम देखते हैं कि अच्छे चारागाह के विशेषता क्या है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पास्चर्स, यानी अच्छे पास्चर की क्या विशेषताएं हैं, वो ये है, एक तो चारागाह की भूमि जो है वो ठोस और समतल होनी चाहिए। ज़मीन जो है ठोस होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, ताकि बरसात का पानी बहकर बाहर नहीं जाए। अगर मान लो ज़मीन जो है एक साइड में स्लोप होगा तो पानी जो है ना बह के चला जाएगा बाहर, जिससे मतलब क्या है। और अगर मान लो ज़मीन जो है पक्की नहीं होगी, वहाँ पे अगर मान लो रेतीली ज़्यादा होगी तो पैर धंसेंगे पशुओं के बरसात में। चारागाह पर जो फसलें उगाते हैं हम चारागाह के लिए, चरने के लिए पशुओं के, वो स्वादिष्ट, पौष्टिक और सुगमता से पचने वाली होनी चाहिए, यानी जल्दी बढ़े और रसीली हो, वो सकुलेट जिसे बोलते हैं, रस वाली हो। चारागाह पर अधिक प्रोटीन और खनिज युक्त घास को ही उगाना चाहिए। अधिक जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, खनिज लवण ज़्यादा हो, ऐसी घास उगानी चाहिए। एक जो घास उगाते हैं वो स्थानीय वातावरण और मिट्टी के अनुकूल होना चाहिए। जो बीज हम घास उगाते हैं, चारागाह उगने वाली जो घास है वो स्थानीय वातावरण के अनुसार और मिट्टी के अनुकूल होनी चाहिए। घास जो हम उगा रहे हैं उसकी ऊंचाई जो है वो जितनी आवश्यकता हमें होती है उतनी ऊंचाई वाली घास होनी चाहिए। चारागाह पर ऐसी घास उगानी चाहिए जो वर्ष भर मिलती रहे, जो पूरे साल जो है घास उपलब्ध हो। चारागाह पर घास कम समय में अधिक उगने वाली हो, यानी कम समय में ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी हो, अधिक ऊंचाई तक बढ़ने वाली हो, तथा देर से पकने वाली होनी चाहिए, यानी वो लंबे समय तक चले। चारागाह भूमि में जब हम चारागाह भूमि में चारा उगाते हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार के खरपतवार या जहरीले पौधे नहीं होने चाहिए। उसमें खरपतवार या जहरीले पौधे उसमें नहीं होने चाहिए। उस चारागाह पर छायादार वृक्ष भी होने चाहिए, ताकि गर्मी के मौसम में पशु उसके नीचे बैठकर विश्राम कर सकें। चारागाह पर शुद्ध स्वच्छ पीने का पानी और खनिज लवण उपलब्ध होने चाहिए, ये भी उसमें विशेषता होनी चाहिए। चारागाह के चारों सीमाओं पर, यानी चारों तरफ कांटेदार तार लगा देनी चाहिए, ताकि रात्रि के समय जंगली जानवर व अन्य पशु प्रवेश नहीं कर सके, ताकि चारे को नुकसान नहीं पहुँचे। चारागाह पर पैरासाइट न हो, यानी कृमि नहीं होने चाहिए जो पेट में, पशुओं के पेट में जाके नुकसान करते हैं। ऐसे उस चारागाह की भूमि पर कृमि नहीं होनी चाहिए, या घास आदि रोग संक्रमित नहीं हो, यानी कोई संक्रमण वाला रोग उस घास में नहीं होना चाहिए। चारागाह जहाँ तक वो पशुशाला के नज़दीक हो, जहाँ पशु रखते हो उसके नज़दीक ही अगर चारागाह होता है तो बहुत उचित रहता है। अब ये तो था चारागाह की विशेषताएं, और पहले हमने पढ़े चारागाह के लाभ, और उससे पहले हमने पढ़ा चारागाह है क्या, उसकी परिभाषा और चारागाह की भूमिका के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम चारागाह के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि चारागाह कितने प्रकार के होते हैं। तो चारागाह मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक रूप से एक प्राकृतिक चारागाह होते हैं, एक कृत्रिम चारागाह बोलते हैं जिसको। प्राकृतिक चारागाह का मतलब है वे चारागाह जिनको अलग से भूमि रखकर तैयार नहीं किया जाता, लेकिन खाली स्थान पर प्राकृतिक रूप से कई प्रकार की घास अपने आप उग जाती है बरसात में और पशुओं को चराने के काम आती है, उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक चारागाह। जैसे वन विभाग की भूमि जो खाली पड़ी रहती है और बरसात में उसमें घास हो जाती है, तो वन विभाग जो है वो चरने के लिए अलाउ कर देता है पशुपालकों को, कुछ नॉमिनल चार्ज लेता है और उनको चरने के लिए अलाउ करता है। पहाड़ी क्षेत्र में भी जो चारागाह अपने आप फसलें ये चारा उगता है और पशु लोग चराते हैं वहाँ पे।
कृत्रिम चारागाह का मतलब है इस प्रकार के चारागाह वो होते हैं जिनको स्वयं पशुपालक कृषि युक्त भूमि को छोड़कर, जिसमें कृषि करते हैं ना, उसके अलावा भूमि छोड़ देते हैं और उस पर विभिन्न प्रकार की फलीदार घासें तैयार करते हैं वो। यानी ये कृत्रिम चारागाह भी 3 प्रकार के होते हैं। यानी एक स्थायी होता है, एक अस्थायी चारागाह होता है, एक वार्षिक चारागाह होता है। तो ये अपने तीनों का अध्ययन करेंगे। स्थायी चारागाह का मतलब है वह भूमि जिसे ठीक प्रकार से जोतकर ऐसी घासों को उगाया जाता है जो वर्ष भर भली भांति फलती फूलती है और उस पर पशु 1 साल तक चरते हैं। फिर दूसरे वर्ष दूसरे प्रकार की घास उगा लेते हैं और इस प्रकार घास जो है ना वो चक्रानुसार लगाते हैं। 1 साल दूसरी घास उगाई, फिर अगले साल उससे अलग टाइप की घास उगाई। ये क्रम 10 से 15 साल तक चलता रहता है और पशु उसमें चरते रहते हैं। इस प्रकार के चारागाह को भूमि पर अन्य काम में नहीं लेते हैं। यानी ये भूमि जो चारागाह की है इसको खेती के काम में नहीं लेते हैं, इसको सिर्फ चारागाह के रूप में काम में लेते हैं और आवश्यकता होने पर उसमें उर्वरक आदि का छिड़काव भी करते हैं, खाद भी डालते हैं। जैसे अब इसमें कौन सी घास उगाते हैं? पेरा घास है, नेपियर घास है, ल्यूसर्न है, रे घास है। ये 4 प्रकार की घास है जो स्थायी चारागाह में हम उगाते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्थायी चारागाह क्या है, कौन सी घास उगाते हैं, तो ये आप बता सकते हो। इसमें पेरा घास, नेपियर घास, लूसर्न और रे घास ही उगाते हैं। एक होता है अस्थायी यानी टेम्पररी पास्चर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक फसल काट लेने के पश्चात खेत जो है वो काफ़ी समय तक या कुछ समय के लिए खाली रह जाता है। एक फसल ले लेते हैं पशुपालक और फिर खेत खाली रह जाता है। तो वो क्या करता है, या तो इनमें कुछ टाइम के लिए घास उगा लेते हैं और या अपने आप बरसात से घास उग जाती है, उनको पशुओं को चराने के लिए काम में लेते हैं। दूसरी फसल बोने से पहले उन खेतों को जोत दिया जाता है। यानी जब दूसरी फसल लेंगे बीच में टाइम है तो उनको जोत देते हैं। और कभी कभी 2 फसलों के बीच में अधिक समय नहीं मिल पाता तो ऐसी भूमि पर घासें उग नहीं पाती है, इसलिए ऐसी चारागाहों को अस्थायी चारागाह कहते हैं। यानी थोड़े टाइम के लिए भी अगर मान लो वो ज़मीन खाली रह जाती है तो वहाँ पे घास उगा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अस्थायी चारागाह। इन चारागाहों में मौसम के अनुसार रबी और खरीफ रोटेशनल घासें उगाते हैं। जैसे खरीफ और रबी में क्या उगाते हैं? काउपी, जिसको गाय मटर बोलते हैं, बरसीम, ग्वार, एमपी चरी। और चक्र क्रम में जो चक्र अनुसार फसल बोते हैं उसमें आती है लेग्यूम, मिश्रण के साथ में अन्य घास लगा देते हैं। लेग्यूमिनस फसल जो है जिनके फलीदार फसलें बोलते चारा बोलते हैं उनमें दूसरी घासें जैसे दूब घास है, नेपियर घास है या बरसीम है, लूसर्न आदि उसमें बो देते हैं। एक होता है वार्षिक चारागाह। वार्षिक चारागाह एनुअल पास्चर बोलते हैं। इस प्रकार के चारागाहों के लिए फार्म की भूमि का कुछ भाग केवल घास उगाने के लिए छोड़ देते हैं। भाई कुछ भाग में खेती करते हैं लेकिन कुछ भाग जो है उसमें सिर्फ घास उगाने के लिए छोड़ देते हैं। इस भूमि में खरीफ अथवा खरीफ का मतलब जून और जुलाई में केवल 1 वर्षीय घासों को लगाते हैं। यानी खरीफ की फसल में जो जून जुलाई में लगाते हैं वहाँ पे 1 साल वाली घास उगा लेते हैं। अब 1 वर्ष तक तो उस भूमि में पशुओं को चराते हैं और दूसरे वर्ष उसकी जुताई करके अन्य फसल बो देते हैं और दूसरी भूमि में फिर 1 वर्ष के लिए घास उगा देते हैं। यानी 1 साल वाली फसल बोते हैं, फिर वो चरा लेते हैं, फिर दूसरे साल वाली फसल बो देते हैं। तो इस प्रकार भूमि को आराम भी मिल जाता है और पशुओं के चरने से उनके मल मूत्र से उसको खाद भी प्राप्त हो जाती है। तो इसको बोलते हैं वार्षिक चारागाह। वार्षिक चारागाह में जो फसल उगाते हैं वो आपको मैंने बता दी कि कौन कौन सी फसलें उसमें बो सकते हैं हम। अब आता है चारागाहों का प्रबंधन। अब उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? पास्चर का, पास्चर लैंड के बारे में पढ़ लिया। पास्चर होता क्या है, पास्चर से फ़ायदे क्या है, पास्चर की विशेषता क्या होनी चाहिए, पास्चर कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं चारागाहों का प्रबंधन कैसे करते हैं। यानी चारागाह का प्रबंधन का मतलब है कि उसको ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि वो हमें उसकी उपयोगिता जो है निरंतर बनी रहे। जैसे मान लो 1 साल के लिए चारा उगा रहे हैं, चाहे वो 15 साल के लिए वहाँ पे हमारा पास्चर लैंड है, वो प्राकृतिक है, कृत्रिम है, उसकी उपयोगिता निरंतर बनी रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें चारागाह को फेंसिंग से 2 भागों में बांट देना चाहिए। नंबर 1,
चारागाह को फेंसिंग यानी तारबंदी करके 2 भागों में बांट देना चाहिए। 2 भागों में बांट देना चाहिए। फिर उसके नियमित अंतराल पर खरपतवार और जहरीले पौधों को हटाते रहना चाहिए। जैसे ही खरपतवार उगता है उसको हटाते रहो, अगर जहरीले पौधे उसमें हो तो उनको भी हटा के दूर कर दो। चारागाह में भूमि पर गर्मियों के अंदर पशु जब बैठते हैं छायादार, तो उसमें छायादार पेड़ लगाने चाहिए ताकि पशु जो है वो गर्मी में छाया में बैठ सके, बरसात में उसके नीचे बैठ के उनकी रक्षा हो सके। और हो सके तो कहीं कहीं चारागाह भूमि में छायादार मतलब छतदार अस्थायी आवास भी बना देना चाहिए, जिसमें टीन की शेड लगा के, जिसमें पशु जो है वो गर्मियों में छाया में बैठ सके, बरसात में नीचे बैठ सके, सर्दियों में भी उनका बचाव हो सके। अच्छा, प्लेट अनुसार घासों को जला दें। जैसे मतलब उसके जो आपने 2 पार्ट बनाए तो अगर घास मान लो पशुओं ने पूरी चर ली, अच्छी घास उगी, फिर वो चर ली, जब घास चर ली तो उसके जो नीचे झुंड बसते हैं तो उसमें आग लगा देनी चाहिए ताकि क्या वहाँ पे अगर कोई कीड़ों के लार्वा या अंडे हों तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। पुरानी घास जल जाएगी और नई घास जो है उसमें उग जाएगी, ये उसका फ़ायदा है। जो चारागाह की मिट्टी है उसकी भी समय समय पर जांच करवाते रहना चाहिए ताकि कि चारागाह पर किसी मिनरल की कमी हो तो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। चारागाह पर जो आपने घास उगा रखी है उसको समय समय पर पानी भी देना चाहिए, उर्वरक भी देना चाहिए, जिससे क्या उसकी बढ़ोतरी अच्छी हो। साल में एक बार उस घास को पूर्ण रूप से चारागाह से काट लें और खरपतवार, जिससे क्या होगा खरपतवार नियंत्रित हो जाएगा। और घास अगर ज़्यादा होगी ना तो उससे आप हे और साइलेज भी बना सकते हो। ये उसमें आप कर सकते हो कि एक बार अगर आप उसको घास को काट लेते हो तो खरपतवार का नियंत्रण भी हो जाएगा, और वो घास ज़्यादा है मात्रा में तो आप उसको हे और साइलेज बना सकते हो। हे और साइलेज बनाना मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। भूमि का पीएच जिसमें आपने चारागाह बना रखा है वो उसका पीएच जो है वो 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए, यानी लबोलबाज ये है कि वो न्यूट्रल होना चाहिए। पीएच उसका न्यूट्रल होना चाहिए। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से थोड़ा नीचे एसिडिक होता है, थोड़ा एसिडिक, लेकिन वो क्षारीय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चारागाह के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली फलीदार और बेफलीदार दोनों प्रकार की घासों को बोना चाहिए। मतलब फलीदार घासें वो होती हैं जिनको लेग्यूमिनस चारे वाली फसलें बोलते हैं, और बेफलीदार वो होती हैं उनको नॉन लेग्यूमिनस बोलते हैं। चारागाह में सर्दियों में घास कम बढ़ती है और बेफलीदार उस समय चारागाह की घासों को विश्राम दें, अर्थात पशुओं को नहीं चरावें। अगर मान लो सर्दियों में घास कम बढ़ती है तो आप उसको, इसीलिए तो दो पार्टीशन किया था उसमें बीच में, ताकि एक बार इधर चराओगे तो वो घास उधर वाली उग जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ चराओ। और वैसे सर्दियों में कुछ समय के लिए चराई बंद कर देनी चाहिए ताकि घास जो है पूरी ऊंचाई तक बढ़ सके। पशुओं को चराने के लिए जो है ना उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। उचित पद्धति चराने की जो है उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि वो चारा जो है लंबे समय तक मिलता रहे, अच्छी क्वालिटी का मिलता रहे। उसके उपयोग करने की विधियां जो है वो 2 प्रकार की विधियां हैं। एक रोटेशनल ग्रेजिंग है, यानी चक्कर अनुक्रम चराई जिसे बोलते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, चारागाह को 4-5 छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और उसको फिर भागों में बांट के बीच में पार्टीशन कर देते हैं, तारबंदी कर देते हैं। तो क्या करते हैं, प्रथम भाग में जब पशु को चराते हैं तो सेकंड भाग थोड़ा बढ़ जाता है, और फिर सेकंड में चराते हैं तो थर्ड ज़्यादा बढ़ता है, फिर थर्ड में चराते हैं, फोर्थ में, फिफ्थ में चराते हैं। फिर जब 5वें भाग में चरा लेते हैं तो पहले भाग को जब हमने पहले चराया था वो अब तक बढ़ चुका है। तो इस तरह रोटेशनल चराई बोलते हैं इसको। यानी इस प्रकार चराने से प्रत्येक भाग की घासों को ठीक प्रकार से बढ़ने और फलने फूलने का एक माह का मौका मिल जाता है, और घासों को कम व अधिक चराना भी हानिकारक होता है। अगर घास को आप कम चराओगे तो घास ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, अगर ज़्यादा चराओगे तो घास की बढ़वार नहीं होगी। एक होता है होहेनहीन विधि। होहेनहीन विधि, इसमें क्या होता है,
ये चारागाह पर पशु चराने की सबसे उत्तम विधि है। इस विधि को सर्वप्रथम जर्मनी का एक वैज्ञानिक था, उसने लागू किया था। उसका नाम होहेनहीन नाम था, साइंटिस्ट, इसका नाम ही होहेनहीन विधि अपना दिया गया। इस विधि में पशुओं को दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है दूध देने वाले पशु और एक होता है जवान पशु और जो सूखी गाय होती है जो दूध नहीं देती है। यानी एक लैक्टेटिंग एनिमल्स और एक नॉन लैक्टेटिंग या ड्राई एनिमल्स, ये दो ग्रुप बना लेते हैं। चारागाह को 4 से 5 भागों में बांट लेते हैं। प्रत्येक भाग में सबसे पहले जो चराते हैं वो दूध देने वाले गायों को चराते हैं, फिर उसके बाद में सूखी गायों को चराते हैं उसमें। और शेष विधि रोटेशनल विधि की तरह है, यानी पहले भाग में चराओगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, फिर वापस उसी भाग में ले जाओगे। तो इसमें सिर्फ फ़र्क इतना ही है, रोटेशनल विधि वही है जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला तरीका था रोटेशनल ग्रेजिंग। इसमें सिर्फ 2 ग्रुप बनाते हैं, एक दूध देने वाले गायों का, एक दूध नहीं देने वाले गायों का। पहले दूध देने वाले गायों को चराते हैं उसमें, फिर नहीं दूध देने वाले गायों को चराते हैं। चारागाह को इस तरह से चराने से क्या है कि गाय जो दूध देने वाली उनको पहले चराते हैं तो उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। जो सूखी गाय हैं उनको सिर्फ घास मिलता है, उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन उनको मेंटेनेंस के लिए घास जरूर मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पास्चर ग्रासेस कौन कौन सी है। जो मेन घासें जो हैं, इम्पोर्टेंट ग्रासेस फॉर पास्चर लैंड, वो कौन कौन सी है। वो अफड़ीदार घासें जिनके फड़ी नहीं लगती है, वो घास कौन कौन सी है। वो है अंजन घास, दूब घास, पलवान घास। अंजन, दूब और पलवान घास। और उसके बाद में आती है रे घास, एक आते हैं मूसिल घास, स्टार घास, सरवाला घास और गेरिया घास। ये कई प्रकार की घास जो है ये बिना फड़ीदार घासें हैं। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। पिछली बार भी पूछा था कि भाई जो बिना फड़ी वाली घासें हैं उनके नाम लिखो, तो आप लिख सकते हो। याद कर लोगे तो लिख दोगे, अगर आप याद नहीं करोगे तो लिख नहीं पाओगे। फिर आता है लेग्यूम्स फसलें, यानी फलीदार फसलें जिनको चराई के लिए हम चारागाह में उगाते हैं। वो कौन सी है। वो लुसर्न है, बरसीम है, मटर है और क्लस्टर बीन है। क्लस्टर बीन का मतलब है ग्वार फली। क्लस्टर बीन ग्वार फली है, ग्वार की फसल जो है उसको बोलते हैं क्लस्टर बीन। तो ये 4 प्रकार की फसलें जो है वो लिग्यूमिनस फसलें हैं, ल्यूसर्न, बरसीम, मटर और क्लस्टर बीन। और फिर कुछ चारे वाली फसलें भी है जो उगाते हैं हम। चारे वाली फसलों में आती है ज्वार, बाजरा, मक्का और जई। तो ये आप 3 प्रकार की फसलें, इनको तीनों को आप कंठस्थ कर लो, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आपका करीब करीब जो है ना न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट पूरा हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा बचा है जिसमें आपकी इस बुक में जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वो इस बुक में आपके नहीं है, वो मैं वैसे आपको पढ़ाऊँगा। उसमें है ऊँटों की चराई, मुर्गियों की फीडिंग ऑफ पोल्ट्री, और एक सुअरों की फीडिंग ऑफ स्वाइन, मतलब सुअर का आप आहार कैसे दोगे उनको, ऊँटों को कैसे चराई कराते हैं, आहार कैसे देते हैं, मुर्गियों कैसे करते हैं। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक है जो शायद मैं कल आपका पूरा कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।